नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था जीके और जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन जो पिछले रेलवे के कई एग्जामों में आ चुके हैं, उनका हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। तो आज बात करते हैं एक नए क्वेश्चनों के सेशन की। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, पढ़ो एक बार। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई थी? रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई थी? ऑप्शन ए जूनागढ़ गुफाओं में, ऑप्शन बी एलोरा गुफाओं में, ऑप्शन सी अजंता की गुफाओं में, ऑप्शन डी ब्रावर की गुफाओं में। चारों ही ऑप्शन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हम चारों ही ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन 21 नंबर है, इसका आंसर क्या होगा? रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई थी? तो ये चित्रित प्रतिमा है, ये एलोरा की गुफाओं में पाई गई थी। एलोरा की गुफाओं में। ये एलोरा की गुफाएं पड़ती है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं। ये दोनों ही है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। और 1983 के अंदर इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, दोनों को ही सर्वप्रथम। और एलोरा में स्थित मंदिर कैलाश मंदिर, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर अलग है कांचीपुरम वाला। उसका निर्माण पल्लव राजवंश के शासक नरसिंह वर्मन थर्ड सेकंड ने करवाया था। और एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा करसन फर्स्ट ने करवाया था। तो एलोरा की गुफाएं इसका सही आंसर है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। अब बात करते हैं अपन जूनागढ़ गुफाएं। नाम सुना है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख? कई एग्जामों में पूछा जाता है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख किसका? रुद्र दामन का। जो रुद्र दामन के बारे में जूनागढ़ अभिलेख है, ये जूनागढ़ गुफाओं में है। जूनागढ़ गुफाएं पड़ती है गिरनार पर्वत गुजरात के अंदर। गिरनार पर्वत गुजरात के अंदर। बात करते हैं बराबर की गुफाएं। ये बराबर की गुफाएं हैं, ये पड़ती है बिहार में। यहां पर सम्राट अशोक ने अपने जो आजीविका संप्रदाय के जो ऋषि होते हैं, उनके लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया था। आजीविका संप्रदाय से संबंधित थे सम्राट अशोक के पिताजी, जिनका नाम है बिंदुसार। ये आजीविका संप्रदाय से संबंधित थे। और सम्राट अशोक ने इनकी याद में बराबर गुफाओं में 4 गुफाओं का निर्माण किया था। बिहार में स्थित है पहली लोमहर्ष, दूसरी कर्ण चौपार, तीसरी विश्वकर्मा और चौथी सुदामा। ये बराबर की गुफाओं में स्थित है बिहार के अंदर। तो इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर एलोरा की गुफाओं में दिखाया गया है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी पंतजलि, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी धन्वंतरी।
तो इसका सही आंसर होगा वो डी। धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है और धन्वंतरी है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। उनके 9 रत्नों में से शामिल थे धन्वंतरी। धन्वंतरी एक इनके जो समकालीन दरबारी थे, 9 रत्न में से शामिल थे। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये आयुर्वेद के चिकित्सक माने जाते हैं धन्वंतरी। और धन्वंतरी की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती है। एक तो रोग निदान, काफी एग्जामों में पूछा जाता है रोग निदान किस एक महाकवि की पुस्तक मानी जाती है, आयुर्वेदाचार्य की पुस्तक मानी जाती है धन्वंतरी की। रोग निदान एक वेद चिंतामणि, वेद चिंतामणि, वेद चिंतामणि, ये 2 पुस्तकें इनकी मानी जाती है। बात करते हैं पतंजलि। पतंजलि जो टाइप्स ऑफ फिलोसॉफी होती है, दर्शन, 6 दर्शन होते हैं। 6 दर्शन में जो योग दर्शन है, योग दर्शन के आचार्य थे महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के आचार्य, योग दर्शन के आचार्य थे महर्षि पतंजलि। और ये पुष्यमित्र शुंग के पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, के समकालीन माने जाते हैं, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं। बात करते हैं पाणिनि। पाणिनि एक संस्कृत के महान विद्वान, जो संस्कृत व्याकरण के महान कवि माने जाते हैं, महान कवि माने जाते हैं पाणिनि। और बात करते हैं आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं आर्यभट्टियम और आर्यभट्ट सिद्धांत, ये 2 इनकी प्रमुख पुस्तकें मानी जाती है आर्यभट्ट की। और शून्य की खोज ही इन्होंने की थी। शून्य की खोज के लिए 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आर्यभट्ट, अगर क्वेश्चन में आर्यभट्ट दे रखा है तो ऑप्शन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन आर्यभट्ट, और एक ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त दे रखा है तो ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। अगर दोनों दे रखे तो आर्यभट्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। औषधि का देवता धन्वंतरी को कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे। इनकी 2 जो रचनाएं हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, रोग निदान और वेद चिंतामणि, ये प्रमुख इनकी पुस्तकें मानी जाती है। बात करते हैं पतंजलि के बारे में, योग दर्शन के आचार्य माने जाते हैं और पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। बात करते हैं पाणिनि, ये संस्कृत व्याकरण के महान कवि माने जाते हैं। आर्यभट्ट शून्य की खोज की थी और महान गणितज्ञ थे, बीज गणित में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है आर्यभट्ट का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, हड़प्पावासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया। भवन निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था हड़प्पावासियों ने। हड़प्पावासी ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर, तप्त मिट्टी की ईंटें, धूप की सुखाई ईंटें। तो इन्होंने हड़प्पावासियों ने भवन निर्माण के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया था, तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही है। बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान। खोज हुई थी 1921 1921 में खोज हुई थी इसकी। किसने की थी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का
खोजा गया प्रथम स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल, जो प्रमाण मिले थे यहां से। सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सबसे बड़ा कब्रिस्तान R37 समाधि, समाधि स्थल थी R37। और यहां पर मुहरें भी मिली थी, सेल्स, मुहरें, सेल्स के प्रमाण भी यहां मिले थे। और एक जो देवी माता की मूर्ति मिली थी यहाँ पर, देवी माता या मातृ देवी, जिसे मातृ देवी भी कहा जाता है, कई कई किताबों में मातृ देवी भी, मातृ देवी की मूर्ति, जिसका निर्माण हुआ था टेराकोटा से, टेराकोटा से। तो सिंधुवासी तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करते थे। ये जो हड़प्पावासी है, ये भवन निर्माण के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तमिल साहित्य, तमिल साहित्य का महाकाव्य शिल्पदिकारम, नालदियार, तोलकापियम, अटूट हो गई, अटूट हो गई। तो ये जो शिल्प दिकारम है, ये तमिल महाकाव्य, तमिल साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। शिल्प दिकारम ये 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में विभक्त था शिल्प दिकारम। और इसकी जो रचना मानी जाती है, रचना, वो चोल वंश के शासन काल में मानी जाती है, चोल वंश के शासन काल में मानी जाती है इसकी रचना, शिल्पदिकारम की। यह तमिल साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। और इलांगो अरियल ने, इलांगो अरियल ने इसकी रचना की थी, शिल्पदिकारम की, इलांगो अरियल। चलते हैं, यह तमिल साहित्य था, तमिल साहित्य का महाकाव्य था शिल्पदिकारम। इसके 3 भागों में विभक्त था और इसकी रचना हुई थी चोल वंश के शासन काल में। इलांगो अरियल इसके जो रचनाकार लेखक माने जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित किस साम्राज्य में से संबंधित है? नटराज की प्रतिमा, बात करते हैं नटराज की प्रतिमा, ये भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है, दिखाया गया है। भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नटराज की प्रतिमा किस साम्राज्य से संबंधित है? चेर, चोल, पांड्या और पल्लव। नटराज की ये जो प्रतिमा है, ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अभी जो वर्तमान में चिदम्बरम, चिदम्बरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित, वहां पर ये रखी गई है, वहां के म्यूजियम में रखी गई है, संग्रहालय में, नटराज की मूर्ति और भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर बी चोल वंश से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी बताया था मैंने, लास्ट 2-3 क्वेश्चन हुए हैं उसमें बताया था बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है? आर्यभट्ट का। ऑप्शन नंबर डी। ये महान गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ माने जाते हैं। इनकी 2 प्रमुख रचना मानी जाती है, एक तो आर्यभट्टियम, दूसरी आर्यभट्ट सिद्धांत, आर्यभट्ट सिद्धांत और शून्य के खोजकर्ता।
शून्य के खोजकर्ता। बात करते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। ये भी महान गणितज्ञ थे, महान भारतीय गणितज्ञ थे, महान भारतीय गणितज्ञ। बात करते हैं चरक। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। कनिष्क के दरबार में, किसके? कनिष्क, कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क, जिसे हम अशोकदित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके दरबार में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। इनकी एक रचना है चरक संहिता। कई एग्जामों में पूछा जाता है चरक संहिता किस एक दरबारी कवि की रचना मानी जाती है, तो चरक की मानी जाती है। वराहमिहिर, वराहमिहिर, वराहमिहिर ये भी आयुर्वेदाचार्य थे, प्रसिद्ध प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके 9 रत्नों में से शामिल थे, 9 रत्नों में शामिल थे, 9 रत्नों में शामिल थे। पंच सिद्धांतिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। तो बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है? आर्यभट्ट का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन 7 अप्रैल को। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्लाइड में, हम एक स्लाइड में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। और रेलवे के पिछले कई एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। फालतू का क्वेश्चन एक भी नहीं है, सब क्वालिटी क्वेश्चन है, सब क्वालिटी क्वेश्चन जो पिछले रेलवे के एग्जामों में आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक ही क्वेश्चन से हम टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सारे टॉपिकों को हम कवर करते हुए चलेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी प्राचीन भारत चल रहा है। प्राचीन भारत के जितने भी क्वेश्चन रेलवे में बनते हैं वो मैं सारे क्वेश्चनों के थ्रू बता दूंगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लो। चित्र वाले सिक्के, किस शासकों ने सर्वप्रथम चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी पांड्या। तो सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। चित्र, जिस शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन का जो कार्यकाल माना जाता है 30 बीसी से 240 एडी के बीच में। 30 लगभग इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया, 300 वर्षों तक शासन किया। प्राचीन भारत में शासन करने वाला सबसे लंबा राजवंश, सबसे लंबा कार्यकाल प्राचीन भारत में सबसे लंबा कार्यकाल वाला राजवंश कौन सा? सातवाहन। इसके जो इन्हें आंध्र भारतीय भी कहा जाता है, आंध्र भारतीय भी कहा जाता है। इनकी जो राजधानी थी वो वर्तमान में अमरावती, वो इनकी राजधानी मानी जाती है। आंध्र भारतीय भी कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम लेड, पीबी जिसे पीबी कहते हैं, या शीशा धातु के सिक्के या पीबी लेड धातु के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए थे। और भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का सर्वप्रथम इन्हीं का योगदान माना जाता है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का योगदान इन्हीं का माना जाता है। और इनके जो प्रमुख जो शासक है वो मैं बता देता हूं एक बार। प्रमुख शासक, इनके जो संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक सातवाहनों के संस्थापक माने जाते हैं सिमुख सातवाहन। सिमुख सातवाहन ये सातवाहनों के संस्थापक माने जाते हैं। इनके बाद में थे
सतकर्णी फर्स्ट, सतकर्णी फर्स्ट। इनके बाद में थे गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनके बाद में थे विशिष्ट पुत्र पुलवामी, विशिष्ट पुत्र पुलवामी, पुलमावी। और पांचवा था यज्ञ श्री सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी। कई बार इनका क्रम भी पूछ सकते हैं। सिमुख सातवान इनके संस्थापक थे, सातवानों के। सतकर्णी फर्स्ट, गौतमी पुत्र सतकर्णी, विशिष्ट पुत्र पुलमावी, यज्ञ श्री सतकर्णी, ये इनके 5 प्रमुख शासक माने जाते हैं। और जो नानाघाट और नासिक अभिलेख है वो सातवानों से संबंधित है। नानाघाट कहाँ है? पुणे में। नानाघाट अभिलेख और नासिक अभिलेख महाराष्ट्र, दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ये सातवानों से संबंधित है। तो सातवान शासक ने सर्वप्रथम शासकों के चित्रित वाले सिक्के जारी किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था? सम्राट अशोक एक महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं, महान शासक जाने जाते हैं। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद में युद्ध नीति छोड़ दी थी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। अनंत पद्मनाभन के बीच और सम्राट अशोक के बीच में ये युद्ध हुआ था। किस कारण से हुआ? समुद्री व्यापार पर एकाधिकार के लिए ये युद्ध हुआ था। इसमें सम्राट अशोक की विजय होती है। 261 बीसी में हुआ था। तो ये कलिंग पूछा, कलिंग किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन ए असम, झारखंड, बिहार, कलिंग उड़ीसा। ऑप्शन डी उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। ऑप्शन डी सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, और जो अशोक का कार्यकाल माना जाता है, अशोक का कार्यकाल माना जाता है 269 बीसी से 232 बीसी के बीच में इनका कार्यकाल माना जाता है। और तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन 251 बीसी में, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय हुआ था। और अध्यक्ष थे मोगली पुत्तस, मोगली पुत्तस इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश की प्रशासनिक के बारे में जानकारी देता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये कौटिल्य की है। कौटिल्य जिसे हम विष्णुगुप्त कहते हैं, विष्णुगुप्त या चाणक्य कहते हैं के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य या चाणक्य। इनकी जो ये पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये राजनीति विज्ञान पर आधारित है, राजनीति विज्ञान पर आधारित है। तो ये चाणक्य कौटिल्य था। इन्हीं की अनुशंसा पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री या अमात्य बोल दो या पुरोहित बोल दो चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये मौर्य वंश की जानकारी प्रदान करती है, मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करती है जो अर्थशास्त्र पुस्तक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो धम्म के प्रचार के लिए इन्होंने धम्म महामात्रों का
नए पद का सृजन किया। धम्म मात्र होते हैं जो प्रचार प्रसार करने के लिए स्त्रियों को। कलिंग के जो कलिंग युद्ध हुआ वो 14 अभिलेख माने जाते हैं अशोक के, उसमें से 13 जो अभिलेख है उनमें वर्णित कलिंग युद्ध और धम्मा मात्रा है ये 5वें अभिलेख में वर्णित है और एक 12 नंबर 12 में। ये तो पुरुष धम्मा मात्र थे और 12 नंबर में महिला स्त्री धम्मा मात्र थे जो शिक्षा देते थे धर्म प्रचार प्रसार के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन सेशन के साथ रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।